नमस्कार दोस्तों, कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो आज आयोजित हुई है उसका जीके पेपर जो है उसकी आंसर की के बारे में बहुत ही सटीकता पूर्वक, बहुत ऑथेंटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन में है, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों यानी पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी, है ना। ये राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जोधपुर व जयपुर। जोधपुर व जयपुर। अगर आपने अखबार ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है। यानी जो अभी राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक हुए थे उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इसके अंदर दोस्तों फुटबॉल जो है वो शामिल नहीं है ना। फुटबॉल शामिल नहीं है। खो खो, हॉकी और वॉलीबॉल ये सारे गेम उसमें शामिल थे। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, है ना। किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों इसकी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी आपको शेयर की थी। श्री मधुकर गुप्ता। श्री मधुकर गुप्ता इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो किन को प्रदान किया गया। ये भी न्यूज़पेपर में से ही क्वेश्चन पूछा गया है और किसी ने अगर ढंग से इसको पढ़ा है तो वो आराम से सही कर सकता है। दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी। दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की, है ना। अजमेर के अंदर दरगाह की जियारत किसने की थी, किस देश के प्रधानमंत्री ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना की एक टीम यहाँ पर आई थी और ये न्यूज़पेपर में आया था, तो इसका MOU किया गया तेलंगाना के साथ। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों करौली। करौली को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों ये न्यूज़पेपर से सीधे आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो इसका सही आंसर है 5 करोड़। 5 करोड़ पौधे प्रस्तावित थे। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान है। यानी शहरी रोजगार गारंटी के लिए बजट का, ये भी अपना जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में शेयर करता हूँ उसमें से आपको मिला है। जगह जगह होर्डिंग, सरकार की फ्लैगशिप योजना है। सरकार ने खूब ज़्यादा इस पर दबाव दिया था और बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों 800 करोड़। ये आप आराम से सही कर सकते थे। बहुत ही अच्छा पेपर आज का आया है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति यानी इको टूरिज्म नीति जो है वो कब लागू की गई
ये वर्ष 2021 में लागू की गई। ये भी हमने न्यूज़पेपर क्लिपिंग में शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ पर है? पुलिकट झील है, 11वां क्वेश्चन है। पुलिकट झील है, ये है तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है। यानी जो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिशत भूमि पर वन कौन से में है? तो इसका सही आंसर आपका है मिजोरम। मिजोरम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? नाथुला, नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ये एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधा आप सही कर सकते थे। 14वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोसिनराम किस राज्य में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है कि मोसिनराम कहाँ पर है? ये मेघालय के अंदर है। ठीक है, मेघालय के अंदर है मोसिनराम। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, बेलाडीला लोह अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में है? बेलाडीला, ये भी आपके एनसीईआरटी में से पूछा गया है। बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है। ध्वनि की तीव्रता के लिए मापन डेसिबल में होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। काल बैसाखी से संबंधित है, मतलब काल बैसाखी कहाँ पर आती है? ये भी आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और काल बैसाखी कहाँ पर आती है? पश्चिम बंगाल के अंदर। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। एक ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? है ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों WJ रेली। WJ रेली। 19वां क्वेश्चन है, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। यानी जो भारत की इकोनॉमी है उससे संबंधित ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो 19वें के अंदर है 18.8%। कितना? 18.8% इसका सही आंसर है। 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है ना? प्रथम वर्ग के 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, औद्योगिक नीति आई थी, उसमें प्रथम वर्ग के उद्योग, उसमें उद्योगों का अलग अलग वर्ग बनाया हुआ था। हमने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें प्रथम वर्ग में कौन से उद्योग का विकल्प सही है? उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व होना, उद्योग पर निजी क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व होना, है ना, उद्योगों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व होना। तीसरा है उद्योगों पर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होना, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। ठीक है, तो इसका आपका आंसर सही होगा, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना, ये सही है। ठीक है, कि प्रथम उद्योग के अंदर प्रथम वर्ग में उस प्रकार के उद्योग रखे गए थे जिसमें उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉल्फिन कटक स्थित है। डॉल्फिन कटक जो है ये कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। डॉल्फिन कटक कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। तो इसका एक ऑप्शन सही होगा। 22वां क्वेश्चन, अश्व अक्षांश संबंधित है। अश्व अक्षांश जो पवनों से संबंधित है ना, जो ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं कि इसमें घोड़ों का व्यापार होता था, तो वो घोड़ों को समुद्रों में फेंक देते थे। तो ये किससे संबंधित है? पवनों से संबंधित। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा?
यानी अपना जो व्यापार है वो धनात्मक कब रहा, यानी हमने इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करके एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, यानी धनात्मक अपना व्यापार रहा। तो 1976-77 के अंदर अपना व्यापार है वो धनात्मक रहा। उसके बाद कभी भी धनात्मक नहीं रहा, हमेशा ऋणात्मक ही रहता है, यानी हम एक्सपोर्ट तो कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया, यानी केंद्रीय विषयों की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो बैंकिंग और इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस को केंद्रीय सूची में शामिल किया। आज भी बैंकिंग और इंश्योरेंस है वो केंद्रीय सूची के अंदर ही शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग प्रतिशत है, यानी 21-22 के प्रथम अर्ध में जो यानी प्रथम 6 माही में भारत के सेवा क्षेत्र में जो FDI है उसमें कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 54%, यानी 54%। सेवा क्षेत्र में जो FDI है वो पहली 6 माही में 54% है। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। ठीक है, कौन सी योजना थी? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी अनुच्छेद 17 जो है वो उसके अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्द, हाँ तो ये है 35 के 2, 35 के 1, 35 के 33 और 34, तो इसका सही है 35 का 2। ठीक है, 35 का 2 ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम, यानी प्रांतों का नाम और राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थान। ठीक है, तो इसको अपने करना है। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बरार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, 29 के अंदर हम इसको सुमेलित करना है। तो मद्रास के अंदर ए में कितना था? ए में 2, 20। ठीक है, बम्बई में ए में 2, यानी बम्बई में बी में 4, बम्बई में 16 और मद्रास में 20। ठीक है, मध्य प्रांत और बरार में 8, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कितने थे? डी में क्या हो जाएगा? 5। तो इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड। कौन सा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30वें क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है।
नियम समिति का सदस्य कौन नहीं रहा है, ठीक है। तो नियम समिति के सदस्य कौन नहीं रहे? मेहर चंद खन्ना नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31, भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा? जैसे क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना। तो अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना सरकार करती है, तो इसके अंदर केवल राष्ट्रपति का इसमें है नहीं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। तो क्षमा वाला, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत ये राष्ट्रपति के पास, केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है। और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, जो कोलेजियम व्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहा है। तो केवल ए और सी सही है, केवल ए और सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, है ना। केवल एक और ए और सी, केवल ए और सी इसका सही होगा। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत। ये दोनों काम सरकार करती है और केवल राष्ट्रपति ए और सी वाला काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में कौन सा में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है? शब्दों का सही क्रम। ये मैंने आपको जब पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि इस तरह की चीज़ें हमें पूछी जाती है। प्रस्तावना में से भी कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धर्म, भाषा और प्रवेश, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, है ना, इसमें 2 सही है, ऑप्शन 2, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? यानी ये जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनमें से पूछा गया है। तो अनुच्छेद 41 के अंदर लोक सहायता से संबंधित कौन सी चीज़ के बारे में नहीं कहा गया है? तो इसके अंदर आपका होगा चिकित्सा सहायता, यानी चिकित्सा सहायता के बारे में अनुच्छेद 41 बात नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 34, निम्नांकित में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं? यानी इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? दी स्वतंत्र पार्टी और कंजर्वेटिव। तो हार्वर्ड एल अर्डमैन हैं, ये इसके लेखक हैं। तो ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है ना। पुस्तकों के बारे में जब जो पुस्तकें चर्चा में होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य है, अभी हाल ही में 1-2 साल पहले बना। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, न्यूक्लियर सप्लायर समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम और ऑस्ट्रेलिया समूह का भारत एक ही साथ सदस्य अभी 1-2 साल पहले बना था। वाजनर समूह का भी भारत सदस्य है। न्यूक्लियर सप्लायर समूह का भारत सदस्य नहीं है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है?
यानी प्रधानमंत्री के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा 74, 75 और 78। 74, 75 और 78, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 74, 75, 76, 76 में प्रधानमंत्री के बारे में बात नहीं है, 78 में भी नहीं है, 77 में भी नहीं है। 76, 78, 77 केवल इनमें नहीं है, है ना। तो इसका आंसर 74, 75 और 78, यानी मंत्रिपरिषद के बारे में बात की गई है, तो उनमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, तो इसमें प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37, निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया। अभी हाल ही में जो अपना वीडियो लेक्चर आया है, उसके अंदर हमने नेशनल पार्टीज़ की बात कही है। अगर किसी ने ये वीडियो देखा होगा तो उनका क्वेश्चन ये आसानी से सही हो गया होगा। तो 37 में इसमें जो है समाजवादी पार्टी है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है। यानी जो LPG, लोकलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो अवधारणा है, उसमें वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन, उसको अमेरिकीकरण किसने कहा है। तो ये कहा है जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ है, इन्होंने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है। तो यह है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले कौन थे। ड्वाइट डी आइजनहावर। ड्वाइट डी आइजनहावर जो थे वो आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपीट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था, जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था। ठीक है, 41 के अंदर है KS थिमैया। ठीक है, KS थिमैया इसका सही आंसर है, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। यानी वृद्धि और विकास के लिए सही नहीं है। तो वृद्धि और विकास के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है ना। तो विकास क्रम में एक रूपता, ये सही है। विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, ये सही नहीं है, क्योंकि विकास होता है वो हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो ये उल्टा इसके अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बता रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो इसके बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये वाला आंसर इसका सही है। इसका नाम विकासात्मक मनोविज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44, निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है।
है ना, कौन सा विकल्प सही है ये पूछ रहा है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता, वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो ये सही, कौन सा विकल्प सही है? ये तो सारे विकल्प सही लग रहे हैं। तो इसका है, इसको हम किस में रखते हैं? डाउटफुल में रखते हैं। इसको नेक्स्ट कंफर्म करके फिर देखेंगे। 45 कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थार्नडाइक का कौन सा योगदान है? यानी थार्नडाइक के योगदान के बारे में पूछा जा रहा है। तो थार्नडाइक का कौन सा योगदान है? प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, ये थार्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो ये कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। यानी सीधे हाथ से लिखने के कौशल का जो हस्तांतरण है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों पार्श्विक अधिगमांतरण। पार्श्विक अधिगमांतरण एक इसका सही होगा। 47 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? विकास अधिगम विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। विकास क्रमशः होता है। तो विकास क्रमशः होता है, ये सही है। विकास क्रमशः नहीं होता, ये बात है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 पे। निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम उदाहरण नहीं है? साहचर्य अधिगम उदाहरण कौन सा नहीं है? आदत या आदि होना, ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा 4। 49 गार्डन आल्पार्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? यानी किसको अनदेखा करेगा? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा 4 मूल विशेषक, है ना। इसका आंसर होगा मूल विशेषक। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, ठीक है, असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो इसमें संवेगात्मक बुद्धि यानी उसको संवेगात्मक बुद्धि के प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? यानी उसको किस प्रकार के, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना, यानी उसका अचेतन और चिंताओं का पता लगाना है, तो कौन सा उसका परीक्षण करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण इसका सही आंसर होगा। 52 हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं विषादग्रस्त। ठीक है, विषादग्रस्त। 3 नंबर का पॉइंट इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
53 की बात करते हैं, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मौसलों के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। ठीक है, तो किसकी कर रहा है, आत्मसम्मान की, इसके अंदर आ जाएगा आत्मसम्मान की कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे, है ना, तो ये किस में कहलाएगा, ये कहलाएगा वह अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है, यानी वो अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें होगा दोस्तों मूल संबंधी या स्रोत संबंधी तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं सीधी रेखा वक्र, एस आकार का वक्र, सामान्य संभाव्यता वक्र, ऋणात्मक प्रतिफल वक्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का कोई सटीक आंसर प्राप्त नहीं हुआ है तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। इसको हम स्टार लगाकर एक बार छोड़ते हैं, फिर अपन इसको नेक्स्ट बाद में देखते हैं। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि या अभिप्रेरणा दर्शाता है। विद्यार्थी की उपलब्धि या अभिप्रेरणा को कौन सा दर्शाता है, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है, यानी बाल अपराधियों के अंदर कौन सा नहीं देखा गया है। तो आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 59वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा। ठीक है, बढ़ोतरी नहीं करेगा। भाग्य विद्यार्थी के समान कार्य में पूर्व में मिली सफलता पर प्रकाश डालकर अनुमति देना, छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जिसमें समान कार्य में सफलता प्राप्त की हो, विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन और देना, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल सहायता को देना। इसका सही आंसर ये होगा। 4 नंबर का पॉइंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, वह व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है। ठीक है, निम्न में से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है, यानी वो अपने इंटरेस्ट से कोई काम को कर रहा है, इंटरेस्ट से काम कर रहा है तो उसको रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शा रहा है। तो ये इसका 2 नंबर पॉइंट इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चोकला नस्ल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चोकला किसकी नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कोई भी आदमी जिसने थोड़ी ढंग से तैयारी करी है वो कर सकता है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, 63rd। चौथ माता किसकी है, कंजरों की। कंजरों की माता जी कौन सी है, चौथ माता। कंजर जब चोरी करते हैं तो चौथ माता की कसम खाकर जाते हैं।
दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये आबू पर्वत में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में 65 जो क्वेश्चन नंबर है, ये राजस्थानी के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें, है ना। आरोही क्रम के अंदर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग और असेंडिंग, है ना। इसको अपन अगर करते हैं तो इसका आंसर सही होगा तारागढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी इसका सही आंसर होगा। वापस बहुत आसान क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। बहुत आसान क्वेश्चन। 67वां क्वेश्चन है दोस्तों, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी पर मेजा बांध, ये भीलवाड़ा जिला में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम यानी माडा जो है, ये योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1978-79। ये इकोनॉमिक सर्वे से सीधा उठा के क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके अंदर प्राक हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा काल की कौन सी है? ये कालीबंगा इसमें सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिलते हैं। उत्तर गुप्तकालीन की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर होगा बैराठ में। 71वां है, निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? तराइन का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो ये बहुत वापस आसान सा आंसर है, खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कब प्रारंभ की गई थी? RKVY प्रारंभ की गई थी 2007 के अंदर। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से सीधा उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली। तो इसके अंदर दोस्तों सही आंसर है बीकानेर, नागौर, चूरू। बीकानेर, नागौर, चूरू के अंदर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 74th, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान मारवाड़ सेवा संघ, आचार सुधारिणी सभा, इनको क्या करना है? अपने को मैच करना है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1918 में, ठीक है, 1918 में। उसके बाद आ जाता है बी के अंदर राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ कब हुई? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ 1919। मारवाड़ सेवा संघ 1920। आचार सुधारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई है 1910 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1 नंबर, ठीक है, 1 ऑप्शन इसका सही होगा। 75वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी दोस्तों? 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? भरतपुर, धौलपुर, है ना, अलवर और करौली, ये चारों रियासतें मत्स्य संघ में थी। 76, आबू में जैन मंदिर
विमल वसई के निर्माण करता है? विमल शाह, ये तो आपको सीधा ही हिंट दे रहा है। विमल वसई जो है वो विमल शाह ने इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? यानी जो मैक मैसन था वो कौन से युद्ध में मारा गया था? तो ये कौन से युद्ध में मारा गया था दोस्तों? ये चेलावास के युद्ध में मारा गया। चेलावास का युद्ध है, इसको दोस्तों काले घोरों का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अजमेर नगर बसाया था? वापस बहुत आसान क्वेश्चन जो है आया हुआ है। अजमेर नगर किसने बसाया था? बताओ किसने बसाया था? अजय राज ने। किसने बसाया? अजय राज ने। 79 जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? यानी कौन से शासक थे जो स्वयं संगीताचार्य थे, जो संगीत का से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने संगीत के लिए एक गंधर्व बाईसी भी रखी हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर। गीदड़ नृत्य होता है? वापस बहुत आसान क्वेश्चन है। गीदड़ नृत्य कहाँ होता है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कानड़ देव प्रबंध के रचयिता है? कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। ये भी सीधा और अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? यानी सिंहतल शाखा जो थी उसके कौन थे? हरिराम दास जी सिंहतल के थे। ठीक है। खेड़ा पाके और अन्य कौन थे वो आप देखना, इसको याद करना। ये क्वेश्चन सीधा आपको राम स्नेही संप्रदाय का पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? यानी विवाह से संबंधित कौन सा नहीं है? बंदोली। बंदोली जो विवाह के अगले दिन महल के दिन निकाली जाती है तो विवाह से संबंधित है। सम्मेला। सम्मेला शादी के बाद बुलाया जाता है मेहमानों को, ये भी है ना। कर्णवेद। कर्णवेद जो है ये विवाह से संबंधित नहीं है, इसका विवाह से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? ठीक है। मतलब युद्ध के दौरान मेवाड़ राज परिवार आश्रय कहाँ पर लेता था? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। कुंभलगढ़ का किला जो है इसमें जो राज परिवार ठहरता था उसको कटारगढ़ कहते हैं। उसको मेवाड़ की आँख के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत आसान सा प्रश्न ये है। 85 नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? यानी सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस पर होता है बताइए दोस्तों? ये होता है जयपुर शैली। जयपुर शैली इसका सही आंसर है। इसको आमेर शैली भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर आमेर शैली ऑप्शन होता तो वो सही होता, लेकिन जयपुर है तो जयपुर और आमेर शैली एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा है? ठीक है। त्रिलोक चंद माथुर ये करौली प्रजामंडल के बहुत प्रसिद्ध नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? जो गांव के रहने वाले हैं उनको तो अच्छे से पता है कि पोमचा किसको कहते हैं, ओढ़नी को कहते हैं। तो ये पोमचा का संबंध किससे है? वस्त्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? यानी ये किस में शामिल नहीं थे? राय सिंह किस में नहीं थे? ये बंगाल में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से
किस में ये उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी, यानी राज्यपाल की के लिए विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो 361(3) इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा गया है, बहुत पॉपुलर जो है ये क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बाड़मेर। थार महोत्सव कहाँ पर है? बाड़मेर। करवा चौथ मनाई जाती है। अब करवा चौथ कब मनाई जाती है? ये त्योहारों में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी भादवे में तो बिल्कुल भी नहीं मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी ये सही है। दीपावली से जो पहले आने वाली चतुर्थी है उसके अंदर ये मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? है ना। इसका सही उत्तर है दोस्तों टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो है ये इसका सही उत्तर है। टीकाराम पालीवाल जो है ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी.एल. माथुर। बी.एल. माथुर ने कई सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। राजभवन राजस्थान में इन्फोरमास पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों कलराज मिश्र के कार्यकाल में। ये हाल ही में किया गया है, तो ये करंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है। जैसे ओपी मेहरा है, ये मुख्यमंत्री का नाम है शिवचरण माथुर। राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका अपने को गलत बताना है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे। यानी अंशुमान सिंह है ये श्री अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो पंचायती राज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर इसकी धारा 94 जो है इसके तहत राज्य सरकार को शक्ति प्राप्त है विघटित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? यानी वो भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ये प्रावधान कहाँ पर है? तो ये 177 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 177। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है ना। कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त कौन सी नहीं है? उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। ठीक है, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं है। उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? यानी कार्यवाहक अध्यक्ष इसमें से कौन नहीं रहे? तो जी.पी. पिलानिया है वो इसके
कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपनी तैयारी अगर सटीक और मजबूत होती तो ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा रिस्क हमें नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? नमो नारायण मीणा, आर के आकोदिया, बी एल जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नमो नारायण मीणा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को सटीकता के साथ देखा है। दोस्तों आप इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपको पसंद आने पर। और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।